नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज वाली सीरीज में दोस्तों एक और नए टॉपिक पर हम आज से डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है एसे राइटिंग। तो दोस्तों, इस यूनिट में अर्थात कि आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेकेंड में आपको सिर्फ एसे राइटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चन आंसरों पर हमें आज के इस सीरीज में डिस्कस करना है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ही आपको यहीं पर बता दूं ताकि आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ऐसे राइटिंग में दोस्तों हमें पार्ट सिंगल लेक्चर में काम नहीं चलेगा हमारा। हमें इसमें 3 पार्टों पर डिस्कस करना है। 3 पार्ट में इसमें लेकर के आऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट की, ठीक है ना। तो ये पार्ट फर्स्ट होने जा रहा है 20 क्वेश्चन का। 20 क्वेश्चन के 3 पार्ट में यहां पर लेकर आऊंगा, जिसमें हम ऐसे राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको भी बताते चलूं। दोस्तों, हमारे द्वारा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स नहीं बल्कि बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए गए हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं विजिट किया है तो हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको आपके सभी सब्जेक्ट जो है देखने को मिल जाएंगे पूरे विस्तार पूर्वक फुल डिटेल के साथ में। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उन्हें भी आप जो है ज्वाइन करके अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए के सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने जा रही है। याद रहे, ये आपका सिलेबस है जिस सिलेबस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट को हम लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक हम कवर कर चुके हैं, अर्थात अभी तक हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड यूनिट में चूंकि ऐसे राइटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है और ऐसे राइटिंग में भी आपको ऐसे के 4 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए गए हैं, जैसे कि टेररिज्म। तो टेररिज्म पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं एग्जाम में। इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ द वुमन इन द न्यू इरा, नए युग में महिलाओं की भूमिका क्या है ना, इस पर सवाल किए जा सकते हैं। और ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आपके यहाँ पर 6 टॉपिक हो जाते हैं। इन 6 टॉपिक से रिलेटेड कोई किसी भी टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए ये जो 3 पार्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इन तीनों पार्ट के एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, ठीक है ना। लगभग 60 क्वेश्चन हम इन तीनों पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि इन 6 टॉपिकों से संबंधित होंगे। बात क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं। इन 3 पार्ट के बाद में, मतलब लेक्चर नंबर अभी हमारा 5 चल रहा है, तो 5, 6 और 7 लेक्चर में जो है हम सेकंड यूनिट को कवर कर लेंगे। उसके बाद में 8वें लेक्चर से हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड यूनिट, ठीक है ना। थर्ड यूनिट में जिसमें हमें कम्युनिकेटिव स्किल्स पर बात करनी है, इसेंशियल कन्वर्सेशन पर बात करनी है, ठीक है। इसके अलावा फिलिंग, एफआईआर वगैरह, राइटिंग रिज्यूम, ईमेल राइटिंग, ठीक है, व्लॉग राइटिंग वगैरह वगैरह, इन सब पर हमें डिस्कस करना है 1 बाय 1 करके, ठीक है। और इसके बाद में कुछ कीवर्ड होंगे, तो इस पर भी कोशिश करेंगे कि 1-2 लेक्चर इस पर भी लेकर के आ जाए। तो ऐसे दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर में आपका ये पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूं। क्लियर है ना यार? आज इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चल रहा है? अरे चला, हाँ चल रहा है, इट्स ओके। अभी थोड़ी देर पहले बंद हो गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी आपके सारे टॉपिकों के नाम ये ऊपर लिखे हुए हैं, ऊपर टाइटल में लिखे हुए हैं। सभी जिन टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो सभी स्लाइड की टाइटल में आपको ये नाम मिलेंगे देखने को। तो इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पहले टॉपिक का ही, पहला टॉपिक कौन सा है? टेररिज्म, ठीक है ना। तो टेररिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। टेररिज्म इज डिफाइंड एज ए, टेररिज्म से क्या मतलब, टेररिज्म का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। क्या भाई फिर बंद हो गया? इससे काम नहीं चलेगा आज, क्या हुआ क्या इसको यार? इनकी क्षमता खत्म हो गई है, इट्स ओके, माउस से काम चलाना पड़ेगा। देखिए, टेररिज्म इज डिफाइंड एज ए एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स। ध्यान से सुनिएगा, सभी क्वेश्चन का मतलब समझते चलिए और उसके ऑप्शन समझते चलिए। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ लिया और क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका मतलब समझ लिया ना, तो आसानी से आप राइट आंसर को टिक मार पाएंगे। क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आते हैं ना,
80% समझ लीजिए कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं। अगर आपका कॉमन सेंस अच्छी खासा है तो आप इजीली उनको टिक मार पाएंगे राइट ऑप्शन को। देखिए यह कहा जा रहा है कि टेररिज्म इज डिफाइंड एज, तो टेररिज्म का तात्पर्य क्या है ना, कैसे डिफाइन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन बोलता है एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड बाय इंडिविजुअल, तो व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा जो वायलेंस किया गया हो उसे हम टेररिज्म कहेंगे, या फिर एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड बाय गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार वायलेंस करती है तो उसे हम टेररिज्म कहेंगे, या ऑप्शन सी कहता है एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड टू एडवांस पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल गोल। हिंदी में अगर बात करें तो राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक विचारधाराओं को, अपने विचारों को, है ना, अपने विचारों के लक्ष्य को या विचारों को फैलाने के लिए जो वायलेंस किया जाता है, राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए या धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए या अपनी किसी अन्य दृष्टिकोण या विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई वायलेंस किया जाता है तो उसे हम आतंकवाद कहेंगे, या ऑप्शन डी कहता है कि एक्ट ऑफ वायलेंस कमिटेड फॉर पर्सनल गेन, व्यक्तिगत लाभ के लिए जो वायलेंस किया जाता है उसे हम आतंकवाद कहेंगे। अब अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके मुझे बताइए राइट ऑप्शन इसमें कौन सा हो सकता है। चारों का मैंने मतलब समझा दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली वायलेंस करता है तो उसे हम आतंकवाद कहते हैं, या फिर अगर कोई सरकार वायलेंस करती है तो उसे हम आतंकवाद कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी कहता है कि यदि राजनीतिक विचारधारा को स्थापित करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक विचारधारा को, किसी धर्म को स्थापित करने के लिए धार्मिक विचारधारा के तहत अगर उसको स्थापित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए या किसी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई वायलेंस किया जाता है तो उसे हम आतंकवाद कहते हैं, या ऑप्शन डी कहता है कि अगर किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए वायलेंस किया जाता है तो उसे आतंकवाद कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगर कोई एक अकेला व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर के अगर कुछ वायलेंस करते हैं ना तो उसे आतंकवाद नहीं कहते, वो आतंकवाद नहीं होता है। और सरकार भी अगर कोई वायलेंस करती है तो वो भी आतंकवाद नहीं कहलाती। आतंकवाद सिर्फ एक ही परिस्थिति में हो सकता है जब किसी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए, है ना, या किसी राजनीतिक विचारधारा को, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि किसी एक देश की राजनीतिक विचारधारा कुछ और है और किसी उसके पड़ोसी या किसी अन्य देश की राजनीतिक विचारधारा अलग है, तो वो देश चाहता है कि उसकी विचारधारा को सब अपनाए, उसके लिए अगर वो वायलेंस करेगा तो वो स्थिति आपकी आतंकवाद में कहलाएगी। इसके अलावा धार्मिक, रिलीजियस है ना, तो धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए या अपनी कोई पर्सनल विचारधारा है, वो चाहते हैं कि वो उस विचारधारा को सभी अपनाए, उसके लिए अगर कोई वायलेंस करता है तो वह आतंकवाद कहलाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टेररिज्म। तो जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। टू इस्टेब्लिश पीस एंड हार्मोनी, शांति स्थापित करना, शांति और सद्भाव स्थापित करना, या फिर ऑप्शन बी कहता है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को जो है प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या फिर टू क्रिएट फियर एंड इंटिमिडेट पॉपुलेशन। ऑप्शन सी कहता है कि डर, भय, है ना, भय पैदा करना, या फिर पॉपुलेशन मतलब जनता को परेशान करना। और हम बात किसी कर रहे हैं, टेररिज्म की, आतंकवाद के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। आतंकवाद का गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है? तो आतंकवाद का लक्ष्य या शांति और सद्भाव स्थापित करना होता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन बी कहता है कि जो आर्थिक विकास है उसको प्रमोट करना होता है, नहीं। तो क्या होता है? डर पैदा करना और जनता को परेशान करना। एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी और देख लेते हैं, हो सकता कुछ और हो। फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, तो ये भी नहीं है। तो किसी प्रकार के बढ़ावा देने से आतंकवाद जो है संबंधित नहीं होता है, बल्कि आतंकवाद का सिंपल सा मतलब होता है डर पैदा करना और जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करना। ऑप्शन सी आपका यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मोटिव बिहाइंड टेररिज्म। तो ये भी टेररिज्म मतलब आतंकवाद के लक्ष्य से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया है।
यहां कहा जा रहा है कि आतंकवाद को डिस्क्राइब, इस जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेहतर तरीके से कर रहा है। तो पहले एक एक करके चारों स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि टेररिज्म इज मोटिवेटेड स्लोली बाय रिलीजियस बिलीफ। धार्मिक विचारों से ही जो है आतंकवाद धीरे धीरे पनपता है, पहला ऑप्शन बोलता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि टेररिज्म इज मोटिवेटेड स्लोली बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। राजनीतिक विचारधारा के कारण, इसका मतलब है हिंदी में राजनीतिक विचारधारा के कारण आतंकवाद धीरे धीरे पनपता है, धीरे धीरे बढ़ता है। क्या ये सही से डिस्क्राइब कर पा रहा है? या ऑप्शन सी को भी पढ़ लेते हैं, टेररिज्म कैन बी मोटिवेटेड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बिलीव्स। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी हमें ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। ऑप्शन सी कहता है कि जो आतंकवाद है वो कई क्षेत्रों में कई कारणों से पनप सकता है, कई कारणों से पनप सकता है। उसमें राजनीतिक विचारधारा के कारण भी पनप सकता है, साथ में धार्मिक विचारधारा के कारण भी, और वैचारिक विचारधारा के कारण भी, जो मतलब पर्सनल विचारधारा होती है ना, आइडियोलॉजी, कई अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, उनके विश्वास के कारण भी जो है पनप सकता है। तो ऑप्शन सी हमें ज्यादा बेहतर लग रहा है। ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। टेररिज्म हैज नो क्लियर मोटिव एंड इज ड्राइव बाय रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस। रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। रैंडमली जो वायलेंस होते हैं वो तो हर देश में, हर क्षेत्र में डे बाय डे होते रहते हैं, है ना। उनमें कोई रुकावट तो मतलब कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, लेकिन रैंडमली होता है। तो रैंडमली अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आतंकवाद पनप रहा है। ठीक है, आतंकवाद रैंडमली वायलेंस से नहीं पनपता है, बल्कि आतंकवाद एक सोची समझी रणनीति होती है, एक सोची समझी साजिश होती है ना, जो कि किसी विचारधारा के कारण ही पनप सकती है। इसलिए ऑप्शन हमारा सी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटर टेररिज्म रेफर टू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है काउंटर टेररिज्म रेफर टू, मतलब सिंपल सा ये है क्वेश्चन ये कहना चाहता है आपसे कि टेररिज्म को काउंटर, है ना, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इनमें से कौन सा बेहतर है, मतलब कौन सा ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है। टेररिज्म को कैसे रोका जा सकता है या उसका विरोध कौन करता है ज्यादा बेहतर तरीके से। ऑप्शन ए को देखिए, द यूज ऑफ फोर्स एंड मिलिट्री एक्शन टू एलिमिनेट टेररिज्म। ऑप्शन ए कहता है कि टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए फोर्स और मिलिट्री का इस्तेमाल या यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है प्रमोशन ऑफ टेररिज्म आइडियोलॉजीज, प्रमोशन ऑफ, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। या तो आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने की बात कर रहा है ये पॉइंट, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर काउंटर की बात की जा रही है, मतलब टेररिज्म को काउंटर करना है, रोकना है ना। तो ऑप्शन सी देखिए, द प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म एक्ट। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, या फिर उनकी प्रतिक्रिया देना, उनको रिस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया देना थ्रू द लीगल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है हमको, ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी कहता है कि कानूनी, है ना, कानूनी, लीगल, इंटेलिजेंस मतलब खुफिया, और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा जो मानक है, उनके द्वारा हम टेररिज्म को रोक सकते हैं और उनको प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर लग रहा है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। तो नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज विद द टेररिज्म ग्रुप, तो यार ये तो इंडिया ने बहुत लंबे समय तक किया है, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ, है ना। नेगोशिएशन भी किया, बातचीत भी की, कंप्रोमाइज भी बहुत किया, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं, है ना। लेकिन अब टेररिज्म का जब सामना आज के भारत से हो रहा है, वर्तमान के भारत से हो रहा है, तो आज टेररिज्म पता नहीं कहां दुबक कर बैठ चुका है अब। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेररिज्म की एक आदत होती है, एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह होता है। अगर आप उसकी एक जीत पूरी करोगे ना, तो वो दूसरी जीत के लिए हैंड टू हैंड तैयार हो जाएगा। उसी तरह का होता है आतंकवाद भी। अगर एक बार किसी राष्ट्र ने कंप्रोमाइज किया, नेगोशिएशन करने की कोशिश की, तो वो और ज्यादा उस पर हावी होने लगेगा। इसलिए ऑप्शन डी तो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, और ऑप्शन बी भी किसी तरह पॉसिबल नहीं है। और ए और ऑप्शन सी जो है कुछ ज्यादा फेयर लग रहे थे, लेकिन ज्यादा फेयर जो है ऑप्शन सी लग रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ग्लोबल एफर्ट टू द कॉम्बैट टेररिज्म। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि टेररिज्म को रोकने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरी तरह जिम्मेदार है। क्वेश्चन का यह मतलब हुआ है ना, आतंकवाद को रोकने के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जवाबदेह है। 4 संस्थाओं के नाम यहां पर आपके सामने हैं, वो चारों की चारों अंतरराष्ट्रीय संस्था हैं, WHO, IMF, UN और WTO। डिटेल में देखिए, WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UN यूनाइटेड नेशन, या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, टाइम ना खपाए, यूनाइटेड नेशन जो है यही संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, जो कि आतंकवाद को रोकने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और इसको रोकने के साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना भी इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द कोविड-19 वायरस। ट्रांसमिशन मतलब समझते हैं ना, प्रसार मतलब संचरण। कोविड-19 प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोविड-19 जो आया था, चूंकि तो सेकंड टॉपिक है ना हमारा कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है, सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो कोविड-19 के फैलने का प्रमुख कारण क्या था, प्रमुख कारण क्या था, कैसे फैलता था ये। ऑप्शन ए, थ्रो द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ऑप्शन ए कहता है कि जो दूषित भोजन और पानी के कारण फैला था, या फिर ऑप्शन बी कहता है कि थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड सरफेसेस। जो दूषित प्लेस थे, दूषित स्थान थे, उनके प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से कोविड-19 फैल रहा था। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीजेस। इसको ध्यान से देखिए। ऑप्शन सी क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उस खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते थे, उनके कारण कोविड-19 फैल रहा था। तो ये बात तो आपने ही बहुत सुनी होगी, है ना। इसीलिए फेस मास्क का प्रयोग किया गया था, मास्क लगाने जो है स्टार्ट किया गया था कोविड-19 को रोकने के लिए। याद आ रहा है, ठीक है ना। और ऑप्शन डी बोलता है थ्रो द मॉस्किटो, तो मच्छरों का तो कोई लेन देन नहीं था ना कोविड-19 में। तो कोविड-19 जो फैलने का, ट्रांसमिशन मतलब संचरण का जो कारण था, विशेष कारण, वो था सर्दी और खांसी, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कोविड-19। कोविड-19 के कॉमनली मतलब कि सामान्य जो सिम्टम्स थे वो कौन कौन से थे। हेडेक एंड डिजीनेस, सर का दुखना, है ना, सर दुखना, या फिर जो है चक्कर आना, या फिर मसल एच एंड जॉइंट पेन, तो मसल्स में दर्द होना, या फिर कहें कि जोड़ों में दर्द होना, या फिर कफ, फीवर एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग। ऑप्शन सी ध्यान से देखिएगा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। और ऑप्शन डी है अपसेट स्टोमक, पेट का खराब हो जाना, डिर्रिया मतलब कि दस्त का लग जाना। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर भी करेक्ट हो रहा है। और ये बड़ी जो है एक आश्चर्य की ही बात है कि यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चनों का आंसर सी ही हो रहा है, इसलिए तुक्का मारने की कोशिश मत करिएगा। ये तो हमारी सिंपल सी पीपीटी है, इसलिए एक जैसा चल रहा है। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा याद रखिएगा। कोई नोट तो कर रहे होंगे आप लोग भी कि सभी में ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। ये तो हमारे पीपीटी डिजाइन करने वाले का कमाल है कि सबका आंसर सी ही डाल दिया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने डाला, बल्कि ऑप्शन को आगे पीछे करने में बस सी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप जो है इसके मीन पर फोकस कीजिएगा। अगर हम कोविड-19 के कॉमनली अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वो क्या था, सर्दी, खांसी, बुखार और जो है सांस लेने में तकलीफ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर प्रॉपर हैंड हाइजीन।
प्रॉपर तरीके से हाथों को साफ करना, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 को रोकने के लिए हैंड को हाइजीन करना, मतलब हाथ धोने की ड्यूरेशन कितनी बताई थी, कम से कम कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए हाथ धोने की, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड। तो उस समय जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि जो अब हाथ हाइजीन करोगे आप, है ना, सैनिटाइज करो या साबुन से धोते हो, तो उसके लिए आपको कम से कम 20 सेकंड आपको हाथों को इसे रफ करना होगा, तब कहीं जाकर के आपके हाथ प्योरली, है ना, प्योरली साफ हो पाएंगे। क्लियर?